नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश्वर अग्रवाल है और मैंने सीएससी इंटरव्यू 2015, 17 और 18 में क्वालिफाई किया। ठीक है, अभी कुछ मैं अपने प्रेप आईएएस के बारे में बताना चाहता हूँ। इनका इनिशिएटिव, इन्होंने 3 मंथ्स का फ्री क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। ठीक है, ये कोर्स 17 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 20 जून तक चलेगा, लेकिन आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कोर्स क्या है? आपको पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ताकि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं आप एक बार चेक कर सके कि आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही, आपके वीक एरियाज, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज आप समझ सकें। ओके, नेक्स्ट है, ये जो हमारा कोर्स है ये टॉट बाय फैकल्टीज हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड मेंस मल्टीपल टाइम्स। बहुत ही वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं और सबसे खास बात उसकी ये है कि जिन लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया वही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन दोनों कवर किया जाएगा। डायनेमिक पोर्शन जैसे करंट अफेयर्स है मैं कवर करता हूँ। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आपके अदर टीचर्स कवर करते हैं। आपको स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन आपका हर संडे को होता है, तो आप उसमें अपने डाउट्स पुट करके वहां पर भी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस CSAT is also included, which you know is the paper 2 of this examination. कुछ मैं बात करना चाहता हूँ फैकल्टी डिटेल्स के बारे में। हमारे फैकल्टीज के हैं नाम है सौरभ जैन, जो हिस्ट्री फैकल्टी हैं, यूपीएससी 2018 और 19 में इन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। मिस्टर मोहित अग्रवाल, यूपीएससी 2018 एंड 19 में इन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। मिस्टर सुमंत कुमार, who is teaching you geography and environment, he is also a very qualified teacher. Siddharth Kumar, quality faculty, a very good teacher. He has qualified UPSC interview in 2019, as well as he has a vast experience of giving UPSC mains examination. Okay, then Rajni Jha ma'am, for science and technology, she has got 5 years of experience GS for UPSC, and Himanshu Gajendra ji, who is teaching you CSAT. Okay, for anything detail, for any registration link, you can check the description box below. Okay, first of all, before starting, I do not want to waste your time. मैं सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था विच स्ट्राइक्स डाउन द महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन एक्ट 2018. It is a very important landmark judgment. That's why I will be teaching in detail about this. Second is third wave of COVID inevitable. हम लोगों में से कई लोग इस कंफ्यूजन में थे कि हो सकता है इस बार सेकेंड वेव आए और हम लोग सभी लोग इम्यून हो जाएं, उसके बाद कोविड का थर्ड वेव कभी आएगा ही नहीं। लेकिन आप प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने, जो हम देखेंगे आगे, ये बताया कि थर्ड वेव ऑफ कोविड तो आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, थर्ड हमारा आरबीआई ने इस मुश्किल टाइम में स्पेशल टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी का प्रोविजन किया है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोनितपुर अर्थक्वेक सीरीज। हम सबको पता है कि 6.4 का अर्थक्वेक ट्रेमोर आया था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी मजे की बात यह है कि 29 टाइम्स, प्लीज रिमेंबर 29 टाइम्स अर्थक्वेक यहाँ पर आया है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जिसको हमें जानने की जरूरत है कि ऐसा क्या ज्योग्राफिकल यहाँ पर चीजें हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक बार बार आ रहा है। ओके दोस्तों, फिफ्थ हमारा आईपीएल सस्पेंशन मिडवे। आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है मिडवे में ही, सारे मैचेस नहीं हुए। क्या रीजन था उसके पीछे और क्या इश्यूज होंगे। ठीक है, सिक्स्थ हमारा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ आईडीबीआई। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ काफी फेवर्ड है, और इसी के बारे में ये न्यूज है। सेवेंथ है हमारा इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। तो हम उस कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं जहां हमने भी टेक्नोलॉजिकली अपने आप को काफी एडवांस कर लिया, और अब ये कंडीशन है कि वी हैव क्रिएटेड 3D प्रिंटेड हाउस। बहुत ही प्राइड की बात है। लास्ट हमारा है वैक्सीन ऑफ फाइजर अप्रूव फॉर चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स। आप सबको पता है कि 3 फेजेस में हमारे वैक्सीन को अप्रूव किया गया था। ठीक है, अबव 60, देन 18 to 45 to 60, एंड नाउ इट इज 18 to 44। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है किसी वैक्सीन को 18 से कम साल के बच्चों के लिए अप्रूव किया गया है।
तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर से। ओके, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन द महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन एक्ट 2018। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये मराठा रिजर्वेशन एक्ट 2018 है क्या। तो ये है कि 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठास को रिजर्वेशन दिया था, और यहां मजेदार बात यह थी कि इट एक्सीडेड 50% लिमिट, सीलिंग लिमिट ऑफ रिजर्वेशन। 50% सीलिंग लिमिट ऑफ रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 इंदिरा शावनी जजमेंट में प्रिस्क्राइब किया था, जिसको इसने वायलेट किया। ठीक है, तो इसकी वजह से कई लोग हाई कोर्ट में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में गए। ठीक है, इस रिजर्वेशन एक्ट को चैलेंज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको टर्न डाउन नहीं किया। इसका मतलब उसने मराठा रिजर्वेशन एक्ट को अपहोल्ड किया, लेकिन उसने कुछ चेंजेस किए थे जो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद इस जजमेंट पे आएंगे कि ये जजमेंट क्या कहता है। उसने क्या किया था, उसने 16% से घटा करके रिजर्वेशन 13% कर दिया था, लेकिन उसने स्ट्रक डाउन नहीं किया जो भी रिजर्वेशन मराठास को दिया जा रहा था। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझते हैं दोस्तों कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस डिसीजन को लिया है। आप समझ सकते हैं कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन। ठीक है, अशोक भूषण जी इसके हेड थे, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, और इसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, इस मराठा रिजर्वेशन एक्ट को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसने एमजी गायकवाड कमीशन की रिपोर्ट को भी स्ट्रक डाउन कर दिया है। मैं आपको बताता हूं कि एमजी गायकवाड कमीशन रिपोर्ट क्या है। एमजी गायकवाड कमीशन रिपोर्ट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था ये चीज फाइंड आउट करने के लिए कि हम कितना % रिजर्वेशन मराठास को दे सकते हैं, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। सिमिलरली मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इट हैज डिक्लाइंड टू मॉडिफाई द 1992 इंदिरा शावनी जजमेंट। साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है कि हम 1992 इंदिरा शावनी जजमेंट, जो कि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसीजन दिया था, उसको हम नहीं छेड़खानी करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स द रिजर्वेशन लिमिट विल बी 50% ओनली। ओके, और इसने क्या बोला है कि इंदिरा शावनी जजमेंट इज द गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन। गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन का मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा गोल्ड प्लेटेड सॉल्यूशन है जो कि राइट बैलेंस क्रिएट करता है, राइट टू इक्वालिटी और अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन मतलब होता है किस तरह से आप सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को अपग्रेड करेंगे। मतलब स्टेट ऐसे प्रोविजंस बनाएगा, जैसे रिजर्वेशन है, ऐसे प्रोविजंस जो कि इकोनॉमिकली और सोशली बैकग्राउंड लोगों को ऊपर उठाने के काम आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 और 21 के बेसिस पे भी इसको टर्न डाउन कर दिया है। आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी एंड 21 ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखते हैं हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेसिस पे कैसे टर्न डाउन किया हुआ है। सेकंड, आप देख सकते हैं ओनली सेंटर कैन आइडेंटिफाई एसईबीसी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी यहाँ पर जजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज रीट्रेट की हुई है कि केवल सेंटर, केवल सेंटर एम्पावर्ड है एसईबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉट दी स्टेट्स। यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गायकवाड कमेटी को अपने आप ही बना करके अपने आप ही एक्ट पास कर दिया था, जो कि गलत है। सेंटर इज द ओनली अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई एसईबीसी, स्टेट्स only has the recommending power. Okay, then क्या रीजंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन करने के लिए? मराठास आर अ पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट। मराठास को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि दे आर पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट। दूसरा, no exceptional circumstances in Maharashtra exist to break this 50% ceiling limit.
मतलब कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई पड़ता जिसकी वजह से इसको सस्टेन किया जाए। ओके, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, प्लीज रिमेंबर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड न्यूज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स। आप ये देखिए, थर्ड वेव ऑफ कोविड इनएविटेबल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैज सेड दिस थिंग दैट थर्ड वेव ऑफ कोविड will definitely will come. ठीक है, who is that? K. Vijay Raghavan, who is the principal scientific advisor to the government of India. This is a very important position and a top scientific position to the government of India. इसलिए ये important news है। इन्होंने क्या कहा है कि वैक्सीन अपग्रेड्स इज द वे फॉरवर्ड फॉर कॉम्बैटिंग द डबल एंड ट्रिपल म्यूटेंट्स। दैट इज, अभी जो हमने वैक्सीनेशन कर ली है, जैसे कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, ये तो अच्छी बात है कि आप सभी लोग इस वैक्सीन को यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्यून हो गए। थर्ड, डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट भी अब आ चुका है। ठीक है, और ये म्यूटेंट बहुत ज्यादा जल्दी जो है अपना शेप चेंज कर रहा है कोविड-19 का वायरस, इसलिए वैक्सीन अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है के विजय राघवन साहब ने, इन्होंने इसको इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंसाकॉग दी हुई है। इंसाकॉग क्या चीज है? इंसाकॉग इज अ कंसोर्शिया ऑफ 10 बिग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। वो सारी चीजें मॉनिटर करते हैं कि कहां से कोविड आ रहा है, इसके म्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, किस तरह के क्लिनिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, किस किस तरह के इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है? इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसेस कंसोर्शिया, और ये गवर्नमेंट को अपडेट करता है। इन्हीं की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे के विजय राघवन साहब ने ये चीज प्रेडिक्ट की। अब हम देखेंगे कि ये इंसाकॉग जो कंसोर्शिया ये है, ये क्या चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसाकॉग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स आर पार्ट ऑफ इंसाकॉग। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके कौन कौन से 10 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। NIMBG कल्याणी, ILS भुवनेश्वर, NCS पुणे, INSTEM बेंगलुरु, CDFD हैदराबाद, CSIRIGIB न्यू दिल्ली, ICMR पुणे, NIM हंस बेंगलुरु, CSIR CCMB हैदराबाद, NCDC न्यू दिल्ली। Okay, apart from this, there are few other things which you need to know. It is a consortium of 10 national laboratories, as I've already told you. इसको jointly establish किया है Ministry of Health and Family Welfare और Department of Biotechnology में on 18/1/2020। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसने एस्टैब्लिश किया। Then third point is what is its functionality? It expands whole genomic sequencing of SARS-CoV-2 वायरस। मतलब क्या होता है कि ये SARS-CoV-2 वायरस की जीनोम सीक्वेंसेस को रीड करेगा, स्टडी करेगा, ये जो कंसोर्शियम है। उसके अलावा ये क्या करेगा? इंडियन पेशेंट्स के यूके और अदर वेरिएंट्स को भी स्टडी करेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग द जीनोम सीक्वेंसिंग एंड दिस वेरिएंट्स ऑफ यूके एंड अदर कंट्रीज, ये एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस भी करेगा कि किस स्टेट में कितना ये फैल रहा है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कंसोर्शियम करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेने के लिए अपग्रेड करता है। ओके, वी मूव ऑन टू द थर्ड वन, स्पेशल टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी बाय RBI टू प्रोवाइड इजी क्रेडिट। अब ये क्या चीज है, हमको जानने की जरूरत है। RBI गवर्नर शांतिकांता दास ने अभी इसको लॉन्च किया है। इसके पीछे का पर्पस ये है क्योंकि क्रेडिट इस समय अब लिक्विडिटी कम हो गया मार्केट में। ठीक है, बैंक्स अभी देना नहीं चाहते NPAs की वजह से। ठीक है, तो RBI गवर्नर शांतिकांत दास ने इजी क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज को, जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, पैथोलॉजिकल लैब्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर्स, इनको इजी
और आराम से और कम रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ये फैसिलिटी बनाई है। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर में आएगी। ये एक नया डेवलपमेंट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर में। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे व्हाट इज दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उससे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानना है कि स्पेशल टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी है क्या। तो बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ कोविड लोन बुक अंडर द स्कीम। कोविड लोन बुक हमको बैंक्स जो है क्रिएट करेंगे और इसका फंड जो है बिल्कुल अलग दिखाएंगे ऑडिट के लिए। ठीक है, रादर देन नेचुरल बुक्स जो उनकी नॉर्मल बुक्स हैं उसमें रखने के बजाय कोविड लोन बुक अलग क्रिएट की जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कि हम क्रेडिट इजी क्रेडिट जो है इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज को दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान एमएसएमई और इंडिविजुअल्स का भी रखा गया है, उन्हें भी इजी टर्म्स में क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके, स्पेशली एमएसएमईस। ठीक है, तो मोटा मोटा ब्रॉडली स्पेशल टर्म क्रेडिट लिक्विडिटी फैसिलिटी इजी क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए है इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज को और एमएसएमईस को। ठीक है, अब देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्या होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पहला ऑप्शन सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। दूसरा दोस्तों बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप्स 50 करोड़ रुपीज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से आप बताइए मुझे कि कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं आता है। ठीक है, ये तीनों ही आते हैं, दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज 4। तीनों ही एक्टिविटीज हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर में दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर रखा है गवर्नमेंट बैंक्स के लिए कुछ प्रपोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर को देने के लिए। इजी टर्म्स में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल 40% ऑफ द टोटल नेट बैंक क्रेडिट शुड गो टू अ प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि 40% आपको अपना क्रेडिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर को ही देना है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेक्टर्स हैं जैसे सेटिंग अप ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, ये क्या हो गए, ये इनका क्रेडिट जो है वो बढ़ जाएगा, इनमें क्रेडिट लेवल बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोनितपुर अर्थक्वेक सीरीज। सोनितपुर आपका नॉर्थ ईस्ट में जगह है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अप्रैल 28 को 6.4 का मैग्नीट्यूड का यहां पर अर्थक्वेक आया था। लेकिन ऐसे तो अर्थक्वेक बहुत सारी जगह आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद भी 29 अर्थक्वेक्स यहां आए हैं। 29, ठीक है, इनका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड जरूर कम रहा है दोस्तों, 2.6 से 4.7, लेकिन 29 अर्थक्वेक्स आने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज्योग्राफिकल ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक बार बार आ रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या ऐसा है। यहाँ पर सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट लाइज विद इन अ टेक्टोनिकली कॉम्प्लेक्स ट्राइंगुलर एरिया। जहां सोनितपुर लाई करता है वो एक ट्राइंगुलर एरिया है। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सोनितपुर इज इन बिटवीन, ऐसे सराउंडेड बाय अ ट्राइंगुलर एरिया। ईस्ट वेस्ट में आपके क्या है, अथरखेत फॉल्ट। एक तरफ आपका अथरखेत है, अथरखेत फॉल्ट। फॉल्ट्स आपको पता होगा क्या होता है, फॉल्ट्स। दूसरा है कोपिली फॉल्ट और तीसरा है आपका ट्रेंडिंग लीनियमेंट। अभी हम देखेंगे लीनियमेंट क्या होता है। फॉल्ट्स आप सभी को पता होगा क्या होता है, इसलिए हम सिर्फ लीनियमेंट अभी देखेंगे। तो लीनियमेंट क्या होता है, इज अ लीनियर फीचर बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट। मतलब फॉल्ट तो नहीं होता ये, लेकिन फॉल्ट की वजह से जो उसके ऊपर का सरफेस होता है उसमें जो स्ट्रेस आता है उसको हम बोलते हैं लीनियमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए नीचे फॉल्ट है, नीचे फॉल्ट है
और उसकी वजह से ऊपर का जो सरफेस है अगर उसमें स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं लीनियमेंट। ओके, आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इज डिमार्केटेड एज सीस्मिक जोन 5। याद रखिएगा, सीस्मिक जोन 5 इज द मोस्ट वल्नरेबल। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है सीस्मिक जोन 5 में आता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और कौन कौन से फॉल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, सियांग फ्रैक्चर, येमला फॉल्ट, नमूला थ्रस्ट, कैनियो थ्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स और थ्रस्ट है। ओके, अच्छा, ये फॉल्ट्स और थ्रस्ट बनते कैसे? क्वेश्चन ये है। तो ये इसलिए बनते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट इन द हिमालयन रीजन। अब क्या होता है कि यूरेशियन प्लेट इधर से है और इधर से इंडियन प्लेट है, जब ये दोनों टकराते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस वहां डेवलप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं। ओके, अब इस डायग्राम को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स हैं, जैसे कोपिली फॉल्ट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कोपिली फॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा सिलहेट फॉल्ट, मैट फॉल्ट, ठीक है। ये आपकी जो है ये थ्रस्ट रीजन जोन है, इंडो बर्मा रीजन की तरफ थ्रस्ट। ओके, और यहां पर आपका धुबरी फॉल्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। इसमें और भी फॉल्ट दिखा है, मिश्मी थ्रस्ट, थ्रस्ट जोन, मैट फॉल्ट, कोपिली फॉल्ट, सिलहेट फॉल्ट एंड धुबरी फॉल्ट। तो आपको ये मैप आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि धुबरी फॉल्ट किस तरफ पड़ता है, कोपिली फॉल्ट किस तरफ पड़ता है, सिलहेट फॉल्ट कहां पर है और मैट फॉल्ट कहां पर है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, अरेंज दीज फॉल्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले धुबरी फॉल्ट वेस्ट में है, उसके बाद आपका सिलहेट फॉल्ट है, कोपिली फॉल्ट एंड देन मैट फॉल्ट, ठीक है। लास्ट में आपका मिश्मी थ्रस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आईपीएल सस्पेंशन। हम सभी को काफी इंटरेस्ट है क्रिकेट में और आईपीएल में खास तौर से काफी इंटरेस्ट है, लेकिन अभी इस आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन क्या है कि बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वहां पर निकल करके आए हैं। जैसे जो रीसेंट न्यूज थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती इससे इफेक्ट हो गए। उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच एल बालाजी भी इससे इफेक्ट हो चुके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल नहीं है कि कौन कौन लोग इफेक्ट हुए। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि आईपीएल, इसके इश्यूज क्या क्या हैं, व्हाट आर इश्यूज एट हैंड। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा फॉरेन प्लेयर्स को वापस उनके घर भेजना। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से आने वाली किसी भी चार्टर्ड फ्लाइट या किसी भी स्पेशल फ्लाइट को भी सस्पेंड कर दिया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्लेयर जैसे डेविड वार्नर हो गए, इस तरह के बड़े प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया वापस कैसे जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर ये चीज भी देखनी होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि इंडिया में वर्ल्ड T20 विंटर्स में शेड्यूल्ड है। अब अगर आईपीएल सस्पेंड हो गया तो क्या वर्ल्ड T20 भी सस्पेंड हो जाएगा? अगर ये होगा तो किस तरह से होगा, या किसी और कंट्री में होगा? ये सारे क्वेश्चंस अब हमारे सामने आ चुके हैं। तीसरा इशू है, बहुत सारा हम लोगों ने एक हाइप क्रिएट कर रखा था बायो बबल। बायो बबल में अगर प्लेयर्स रहेंगे तो उन्हें कोविड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये मिथ टूट गया है। बायो बबल हैज फेल्ड, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस आईपीएल सस्पेंशन न्यूज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायो बबल देखते हैं, व्हाट इज अ बायो बबल। दोस्तों देखिए, बायो बबल क्या होता है चीज, एक ऐसी लोकेशन जैसे होटल होता है, स्टेडियम होता है, तो उसमें आप कुछ पोर्शंस जो हैं पार्ट्स ऑफ द होटल और स्टेडियम, जहां पर सिर्फ आप लिमिटेड लोगों को अलाउ करते हैं, ठीक है। जहां पर आम पब्लिक आ जा नहीं सकती, सिर्फ वो लोग आ जा सकते हैं जिनका कोविड टेस्ट हुआ है और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैसे कोचिंग स्टाफ, जैसे मैनेजमेंट स्टाफ, जैसे प्लेयर्स, ठीक है, ये सारे लोग। तो ये माना जाता है क्योंकि सारे कोविड
नेगेटिव हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइड पर्संस, तो कोविड वहां पर नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, अब एक प्लेयर बायो बबल के अंदर एंटर कैसे करता है, उसको एंट्री कैसे मिलती है? उसको आरटीपीसीआर टेस्ट देना होता है। बायो बबल में एंटर करने से पहले उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है बिफोर लिविंग हिज होम कंट्री। और जब इंडिया में वो एंटर कर जाता है तो दोबारा से उसको एक बार फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा बायो बबल के बारे में। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आजकल डिसइन्वेस्टमेंट का जमाना है, गवर्नमेंट बार बार डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि अब गवर्नमेंट अपने एसेट्स को प्राइवेट को बेच रही है, अपने शेयर्स को प्राइवेट को बेच रही है। ठीक है, न्यूज में क्यों था? कैबिनेट क्लियर्स द आईडीबीआई बैंक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अभी अभी कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक की स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी। ठीक है, कुछ हमको फैक्ट्स आईडीबीआई बैंक के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सेंट्रल बैंक एंड एलआईसी टुगेदर ओन मोर देन 95% इक्विटी ऑफ आईडीबीआई। सिंपल भाषा में इन दो एंटिटीज के पास आईडीबीआई बैंक के 94% के बराबर शेयर्स हैं। ठीक है, ये जो डिसीजन लिया गया है कि आईडीबीआई को हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, इसके शेयर्स को हम बेचेंगे, ये कौन लेता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। प्लीज रिमेंबर दिस, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें मैंने एक आगे क्वेश्चन भी बनाया है, तो आप देखेंगे इसको कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, कितना हम जो हमारे पास 94% शेयर है सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एलआईसी के पास, उनमें से ये लोग कितना परसेंट डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये डिसीजन बाद में लिया जाएगा। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे क्या रीजंस हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट? तो गवर्नमेंट कहती है कि फंड्स जनरेट करने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए उस सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी है, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, वो नया पैसा अपना लेकर के आएगा और नई टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगा, उससे इंप्रूवमेंट होगा बैंक की फंक्शनिंग, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी चीज है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स? दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैबिनेट कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस। क्या कैबिनेट कमिटीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ये डिफाइंड है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। क्या एग्जीक्यूटिव जो है इंडिया की, वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 फॉलो करती है? ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। थर्ड, दिस CCEA इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और नॉट? ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली रॉन्ग। कैबिनेट कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दैट मीन्स कैबिनेट कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, देन बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि एग्जीक्यूटिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज पे तो चलता ही है, लेकिन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंतर्गत भी ये फंक्शन करता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि TBR में होता क्या है। ये पोर्टफोलियो डिसाइड करता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि कितनी मिनिस्ट्रीज होंगी, एक मिनिस्ट्री के अंदर कितने मिनिस्टर्स होंगे, कौन कौन सी मिनिस्ट्री को क्या क्या काम होगा, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में लिखा होता है। ठीक है, मोटा मोटा ओवरऑल CCEA क्या करता है? CCEA जो है आपके इकोनॉमिक ट्रेंड्स को रिव्यू करता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल या डिसअप्रूव करता है। तो CCEA का मेन फंक्शन डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक ट्रेंड को रिव्यू करने से होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल या डिसअप्रूव करने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज,
बहुत ही गर्व की बात है, मुझे बहुत खुशी भी है ये बताने में कि इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। इट्स अ बिग 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 न्यूज, ठीक है। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, त्वास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी का नाम है, जो कि स्टार्टअप है IIT मद्रास एल्यूमिनाई का, ठीक है। IIT मद्रास एल्यूमिनाई की कंपनी त्वास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने इसको बनाया है, और इसको कहां बनाया है? IIT मद्रास कैंपस में, ठीक है। ये 600 स्क्वायर फीट सिंगल स्टोरी हाउस, जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया। अब देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज दिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ये है कि इट्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको 3D स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमने पहले एक लेयर डाल दिया, विच इज द 2D। उसके बाद हमने एक और लेयर डाल दिया, अगेन इट इज अ 2D। अगेन हम लेयर्स पे लेयर्स डालते जाएंगे, तो क्या हो रहा है हमारा कि हमारा 2D से 3D का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। अच्छा, इसको बनाने के लिए सिर्फ हार्डवेयर नहीं लगता है, सिर्फ मटेरियल नहीं लगता, इसके अलावा सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं जो कि इसको बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। एच्यूमन रिसर्च और कंसल्टिंग ने फोरकास्ट किया है कि 2020 तक 26 तक $41 बिलियन का मार्केट हो गया। $41 बिलियन इज अ बिग बिग अमाउंट, ठीक है। तो बहुत तेजी से ये जो 3D प्रिंटिंग है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरी ये याद रखना है कि IIT मद्रास के एल्यूमनाई ने इसको IIT मद्रास में बनाया था, एंड इट इज अ 3D प्रिंटेड हाउस, दैट इज। नेक्स्ट, आखिरी जो टॉपिक है मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कमेंट में आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड वैक्सीनेशन टू अंडर 18 एज। अभी तक सारे कंट्रीज ने 18 और 18 से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन अप्रूव किया है, उनकी वैक्सीनेशन, लेकिन 18 से कम एज के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन पहली बार किसी कंट्री ने अप्रूव किया है। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में किसने, USA, कनाडा, इंडिया या स्वीडन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, थैंक यू सो मच।